ओके, द टॉपिक हमारा क्या है कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना करंट लूप। जो इससे पहले हम लोग पढ़े क्लोज लूप पढ़ रहे थे ना, करंट कैरिंग क्लोज लूप, है ना। कोई कंडक्टर है, क्लोज्ड कंडक्टर, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लोज लूप लेके रखा हुआ है। अगर ये सेंस करंट का हमने सेंस यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होगा, जिधर मेरा थंब का डायरेक्शन दिखा रहा है उधर मैग्नेटिक फील्ड होगी। मीन्स ये नॉर्थ पोल हो जा रहा है और ये साउथ पोल हो जा रहा है। जिधर 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 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उधर क्या हो रहा है, नॉर्थ हो रहा है। जिधर से जा रहा है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट कौन सा है भाई, तो साउथ है, और टर्मिनेटिंग क्या है, नॉर्थ। यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्लोज कर्व होता है। यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज अ क्लोज कर्व। इस बात को याद रखिएगा। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्लोज कर्व्स, क्लोज लाइंस होते हैं, क्लोज कर्व होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फॉर एक्स वेरी वेरी लार्जर देन आर, ठीक है, अगर एक्स की बात करें, एक्सेल पॉइंट एक्स बहुत बहुत लार्ज हो रहा है रेडियस से, तो क्या होगा, इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं कि एक्स अगर लार्ज, एक्स अगर कैपिटल आर रेडियस से, रेडियस ऑफ लूप, इस रेडियस ऑफ लूप से एक्स अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो कहानी क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो अब ये एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह काम करेगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा। लाइक समझिए कि मैग्नेट की तरह काम करेगा, जिसका एक पोल नॉर्थ पोल हो जा रहा है और दूसरा पोल क्या हो रहा है, साउथ पोल हो जा रहा है। ठीक है, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। एक करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेट। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। एक करंट कैरिंग क्लोज लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेट विथ ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m vector that is equal to NIS. N is number of turns of the loop, I is the current in the loop, and S is the surface area of the loop. ठीक है, N नंबर ऑफ क्या है, टर्न्स है। N अगर 1 है तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, 1 है। अगर N is equal to 2 है तो 2IS, I क्या है, करंट, और S क्या है, टोटल सरफेस एरिया। और S की बात करेगा ना, तो S is equal to pi r square with डायरेक्शन। अगर पायर स्क्वायर यहाँ पे हम लोग इसका पायर स्क्वायर दिखा रहे हैं, डायरेक्शन इसका किधर दे रहा है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, राइट की तरफ आएगा, नॉर्थ पोल की तरफ आ जाएगा। तो एरिया वेक्टर S इज इक्वल टू सरफेस एरिया वेक्टर। S क्या है भाई, सरफेस एरिया वेक्टर। देख लीजिए S क्या है, सरफेस एरिया वेक्टर। एरिया इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर उसके परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं डायरेक्शन, तो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। मैग्नीट्यूड तो है ही, प्लस डायरेक्शन भी हो जा रहा है, इसलिए एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे सरफेस एरिया वेक्टर हमने बताया है। तो डिस्टेंट पॉइंट के लिए एक मैग्नेटिक क्लोज लूप है ना, एक करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेट। ठीक है, फॉर एक्स वेरी वेरी लार्जर देन रेडियस ऑफ द कर्व, then magnetic field is equal to mu naught upon 4 pi to number of turns current pi r square। n क्या है, n क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सर्कुलर लूप। I क्या है, करंट इन द लूप, pi r square is the surface area of this loop। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, इसको अच्छे से इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m वेक्टर इज इक्वल टू करंट इनटू सरफेस एरिया वेक्टर। टोटल करंट मतलब n इनटू I एंड सरफेस एरिया वेक्टर NIS। ठीक है, तो NIS यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, mu naught upon 4 pi 2 times NI pi r square is equal to मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम इसको एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरह भी मान सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये डाइपोल मोमेंट की तरह मान सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कहानियों में आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, है ना। ये भी आप देख रहे हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, है ना। ये कहानी आपको मैं बता दे रहा हूं कि जब भी कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, तो उस कहानी में मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x के क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड वेराइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द x। ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जो ओरिजिनल हमने इक्वेशन बताया था बायोट-सवार्ट लॉ का यूज करके कि मैग्नेटिक फील्ड की कहानी जो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर,
ओरिजिनल जो कहानी थी वो क्या थी, उसका ग्राफ हम लोग सोचेंगे। तो ओरिजिनल कहानी में क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो कैसे वेरी कर रहा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई एन पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 3/2। इस तरह से वेरी कर रहा था। अगर ये इस तरह से वेरी कर रहा है तो ग्राफ कैसा होगा, तो फॉर x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पर देख लीजिए, इट इज अ सेंट्रल पॉइंट। यहाँ पे सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, मतलब एक लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैक्सिमम वैल्यू है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है वहां पर, मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है वहां पर, मैक्सिमम वैल्यू है। तो लूप के सेंटर पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ देखिए जितने सारे लाइंस यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड के सब एक दूसरे से सटे हुए हैं। लाइक दैट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से सटे हुए हैं, है ना, एक दूसरे से क्या है, सटे हुए। यहाँ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, है ना। धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी घटते हुए चली जाती है। यही कहानी मैं कह रहा हूँ, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड, इधर भी दोनों भी। ये पॉजिटिव डायरेक्शन लीजिए, एक्स को हम अगर देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये निगेटिव डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन तरफ देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इधर भी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे साइड में भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, है ना। यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। व्हेन सेपरेशन x और द x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, इफ x इंक्रीजेस, अगर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से x इंक्रीज हो रहा है, इफ x increases then magnetic field decreases. This is the graph. See here, it is the maximum magnetic field, then after magnetic field decreases as the x separation from the center of the coil increases, है ना। Like that, ये दूसरे साइड का भी डायग्राम हमने बता दिया है। दूसरे साइड में भी यही कहानी हो रही है। यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है और ये धीरे धीरे घट रहा है। तो मान लो इसको नॉर्थ पोल और इसको मान लो साउथ पोल। नॉर्थ पोल की तरफ भी जा रहे हैं या राइट हैंड साइड तरफ भी जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में भी जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, घटेगी। ठीक है, ये कहानी आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, और भी कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, सोलेनॉइड और टोरॉइड, है ना। सोलेनॉइड और टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सोलेनॉइड और टोरॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड में कैलकुलेट करना है वो भी हमें समझेंगे। और उसको जानने से पहले क्या करना है, उसको जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ पढ़ना चाहेंगे। Before knowing the solenoid and toroid, we will study the magnetic field at the center of the solenoid or at the axis of the solenoid or axial point of the solenoid. We will study first of all Ampere's law. ठीक है, Ampere's law in magnetic field, है ना। Ampere's law जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए एक एम्पियर्स लॉ समझेंगे। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको समझा दिया था कि डिस्टेंट पॉइंट के लिए क्या होगा भाई, डिस्टेंट पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, ये जो कॉइल होगा डिस्टेंट पॉइंट के लिए जो सर्कुलर लूप है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जिसका एक पोल नॉर्थ पोल कहलाएगा और दूसरा पोल क्या कहलाएगा, साउथ पोल कहलाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, एक पोल नॉर्थ पोल, दूसरा पोल साउथ पोल। इसका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ ये है। लेकिन आपको मैग्नेट की तरह ग्राफ बताए, मैग्नेट वाला ग्राफ बताए तो क्या करोगे, तो कहानी क्या होगी, तब ग्राफ कुछ अलग हो जाएगा, तब इस तरह का ग्राफ नहीं आएगा, याद रखिएगा। तब अगर ग्राफ होगा तो कैसा ग्राफ होगा, तब बताइए कैसी ग्राफ होगी। तो ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, घट रही है तेजी से, या जैसे जैसे x घट रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तेजी से। तो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से आ जाएगा। दोनों साइड ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बता रहा है, दोनों साइड बता रहा है ये। और ये जो ग्राफ है आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से लिया गया है। ये एक अलग कहानी है जिसका ये नॉर्थ पोल कहलाता है और दूसरा ये साउथ पोल कहलाएगा। ये ग्राफ अब इसको इंडिकेट करता है। ठीक है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। ठीक है, अब मैं समझता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यहां आप लूप देख रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में था, तो इधर मेरा थंब का डायरेक्शन बता रहा है, उधर क्या होगा नॉर्थ पोल, और जो जहां थंब के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा करंट लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेट, बार मैग्नेट और सिंपली मैग्नेट।
whose one pole is north pole and second one is south pole. ओके, चलिए एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ पढ़ते हैं। ये क्या कहता है एम्पियर्स लॉ, इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा? ठीक है, एम्पियर्स लॉ पढ़ने से बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। कुछ ऐसे फायदे हैं जहां पे बायोट-सावर्ट लॉ का बेसिक लॉ भी यूज आप करना चाहते हो, उस जगह आप बेसिक लॉ को स्किप करके एम्पियर्स लॉ को यूज करके आप आसानी से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हो। एम्पियर्स लॉ क्यों यूज करते हैं? वी यूज द एम्पियर्स लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड वेरी इन द इजी वे, है ना। इजी वे में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम लोग एम्पियर्स लॉ का यूज करते हैं। वी यूज द एम्पियर्स लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड कन्वीनियंटली। ओके, इजी वे में हम लोग फाइंड करेंगे। देन आफ्टर वी डोंट यूज द बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, बेसिक लॉ ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ का यूज भी नहीं करेंगे, सिंपली हमारा एम्पियर्स लॉ का यूज करने से ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वहां बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करना ठीक नहीं होगा, मतलब ठीक तो है लेकिन कन्वर्सन हो जाता है, इजी नहीं रहेगा। इजी कहां पे होगा? एम्पियर्स लॉ में। तो यहाँ ये एम्पियर्स लॉ कैसे क्या क्या होता है एम्पियर्स लॉ, है ना, ये हम लोग समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पियर्स लॉ? एम्पियर्स लॉ क्या होता है पहले वो समझेंगे, क्या है ये। तो पहले हम उसको वर्ड में डिफाइन करेंगे वर्ड में ये लॉ क्या कहता है। ठीक है, ये एम्पियर ने जो लॉ दिया है ना, इन्हीं के यूनिट पे, इन्हीं के नाम पे करंट का यूनिट क्या पड़ा है? एम्पियर पड़ा है। ठीक है, इन्हीं के सम्मान में, है ना। और भी कुछ लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ भी है, उसको भी पढ़ना है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में एम्पियर्स लॉ जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या कहता है, थोड़ा हम वर्ड में समझेंगे इसको, डिफिनीशन इसका समझेंगे। क्या कह रहा है? द सर्कुलेशन मतलब लाइन इंटीग्रल। यहाँ क्या है भाई? द सर्कुलेशन और लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ऐसे जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग हमें कैलकुलेट करनी है। किसके अलोंग कैलकुलेट करनी है भाई? लाइन के अलोंग कैलकुलेट करना होगा। ऐसे ऐसे जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, सर्कुलेशन और लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल जो है वो क्लोज सरफेस के अलोंग फाइंड करेंगे हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? क्लोज कर्व होता है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सर्कुलेशन मतलब क्लोज, लाइन इंटीग्रल मतलब सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं। काफी इजी वे में हम लोग समझ जाएंगे। तो सर्कुलेशन लाइन इंटीग्रल यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल सरफेस, क्लोज सरफेस का हम दिखाया बी डॉट डीएल मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बी डॉट डीएल का मतलब क्या है? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो बी डॉट डीएल मीन्स स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं आप, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड along a closed plane curve equals mu naught times the total current crossing the area bounded by closed curve if and only if current inside the loop remains constant। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई होगी, मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, एम्पियर्स लॉ क्या होता है? एम्पियर्स लॉ क्या होता है हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे। क्या कह रहा है एम्पियर्स लॉ? वर्ड में समझिए। सर्कुलेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, है ना, बी डॉट डीएल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमने इंटीग्रल दिया है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड प्लेन कर्व। कैसा कर्व है भाई? तो क्लोज्ड है, प्लेन कर्व है, इक्वल टू कितना? तो इक्वल टू, इसी के हम इक्वल टू यही कर देते हैं ना भाई, यही हम इक्वल टू कर देंगे म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय क्लोज्ड कर्व, है ना। म्यू नॉट टाइम्स आई टोटल, आई कितना? टोटल, आई टोटल इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द लूप रिमेन्स कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस लूप के अंदर में क्या हो रहा है? कांस्टेंट है, तो ही ये एम्पियर्स लॉ वैलिड है, अन्यथा ये वैलिड नहीं। इट इज ओनली वैलिड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्लोज्ड लूप इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जीरो और कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। जो कुछ भी है कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, ये वैरी नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? वैरी नहीं करना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब समझ रहे होगे, मतलब इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट और इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। हम इसको और अच्छे से समझेंगे। ओके,
ओके, मैंने बताया था एम्पियर्स लॉ हम क्यों पढ़ते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ और इक्विवेलेंट टू ईच अदर, दोनों साइंटिफिक वे में एक ही चीजें हैं, है ना, एक दूसरे को वैलिड करता है। बायोट-सावर्ट लॉ को हम एम्पियर्स लॉ से वैलिड कर सकते हैं, सही साबित कर सकते हैं, और नहीं तो, है ना, एम्पियर्स लॉ को हम बायोट-सावर्ट लॉ से भी वैलिड कर सकते हैं, है ना। तो एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही चीजें हैं। लेकिन ये एम्पियर्स लॉ का यूज हम जब करेंगे मैथमेटिकली तो काफी आसान पड़ जाता है, और सिमेट्रिक बॉडी जब होंगे वहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बायोट-सावर्ट लॉ का यूज हर जगह कर सकते हैं। इसमें एक कमी है कि यहाँ ये उन्हीं जगहों पे आसानी से यूज होते हैं जो सिमेट्रिक बॉडीज हैं, लेकिन बायोट-सावर्ट लॉ हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, फॉर द ऑल केसेस। तो यूनिवर्सल लॉ है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि लाइन प्रोडक्ट, लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field of the resultant magnetic field along a closed plane curve equals mu naught times the total current crossing the area bounded by closed curve if and only if electric field inside the loop remains constant। ठीक है, जो लूप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट है। तो मान लीजिए हमने बहुत सारे वायर रखे हुए हैं, I1 वायर है, I1 I2 I3 I4 लाइक दैट कंडक्टर है। I1 हमने क्या दिखाया कि इसमें करंट जो है आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, इसमें करंट कहाँ है भाई, आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, इसमें करंट क्या है, आउट ऑफ प्लेन आ रहा है। I5 जो है इनटू द प्लेन करंट जा रहा है, और इसमें क्या है, इसमें क्या है, इनटू द प्लेन आ रहा है। तो मैं किसी भी करंट को आप ले सकते हो, चाहे आप एक करंट को भी एक करंट वाले को भी क्लोज कर सकते हो, दोनों को भी क्लोज कर सकते हो, तीन को भी क्लोज कर सकते हो, चारों को क्लोज कर सकते हो, या पांचवें को भी क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लोज कर तो आपने बना लिया, क्लोज कर तो आपने बना लिया। तो जब आपने क्लोज कर बनाया तो कितने बनाया, एक ये बनाया, दूसरा है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने सारे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कह रहा है यहाँ, क्या कह रहा, क्या जाता है यहाँ पे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, क्या बोला, लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अलोंग द क्लोज प्लेन कर्व इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय क्लोज्ड कर्व। ठीक है, यही तो बोला, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे, क्या होता है कहानी, ये कहानी क्या है, ये हम लोग थोड़ा समझते हैं। एक जनरल डायग्राम हम लेते हैं, है ना, और इस डायग्राम्स को हम लोग थोड़ा भूल जाते हैं। अब तब देखिए कहानी क्या हो रही है, तब देखिए कहानी कहाँ जा रही है ना। देखिए हमने इस क्लोज कर्व से, इस क्लोज कर्व, ये जो क्लोज कर्व हमने ड्रॉ किया है, ये I2 करंट को भी क्लोज कर रहा है, I3 को भी कर रहा है, I4 को भी कर रहा है, लेकिन I1 और I5 को नहीं कर रहा है, इनको एक्सक्लूड कर रहा है, बाहर रख रहा है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे हमने लाइन इंटीग्रल लिया, ये मान लो कि ये हमने डीएल लेंथ ले लिया, ये क्या है भाई, ये डीएल लेंथ है। ठीक है, इमेजिनरी हमने डीएल लेंथ ले लिया है, ये क्लोज कर्व का हमने इमेजिनरी डीएल लेंथ ले लिया है, डीएल वेक्टर कह सकते हैं। और इस जगह मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर है, ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट मान लो, इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या बताया हमने, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट क्लोज्ड बाय दैट प्लेन कर्व। ये जो हमने प्लेन कर्व रखा है, प्लेन है ना, ये क्या है, प्लेन कर्व, ये प्लेन कर्व है, और कैसा है भाई, तो क्लोज्ड, ये क्लोज्ड है। ठीक है, अगर ये क्लोज्ड है मतलब क्लोज्ड है, बंद है ना, बंद है, तो टोटल करंट कितना बंद करके रखा हुआ है, तो I टोटल रखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू, तुम लाइन इंटीग्रल लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो B ये कितना आ जाएगा, तो ये लिखेंगे म्यू नॉट इनटू करंट कितना है भाई, तो यहां लिखेंगे I2। अगर हम मान लो कि आउटवर्ड करंट के लिए पॉजिटिव ले लें, अगर हम आउटवर्ड करंट के लिए पॉजिटिव ले लेते हैं तो I2 हो जा रहा है, और प्लस I4 पॉजिटिव हो जा रहा है, और इनटू द प्लेन क्या हो रहा है, निगेटिव आ जा रहा है, यही हमारा टोटल करंट आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ये लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, और ये लॉ जब इंपॉर्टेंट है तो हमें बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल भी करना होता है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे हम इस चीज को इस्तेमाल भी करेंगे। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कैसे एम्पियर्स लॉ का यूज होता है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज्ड प्लेन कर्व में कैसे फाइंड करते हैं। अगर मान लो हमने ये क्लोज कर लिया तो I2 I3 I4 क्लोज्ड आ गया, कभी कभी I1 I2 I3 लेते तो तीनों क्लोज आ जाता, है ना।
तो अभी I5 है, तो जितना करंट ये क्लोज कर्व अपने अंदर रख रहा है उन सबको विथ साइन रखेंगे। अगर कुछ करंट आउट ऑफ प्लेन आ रहा है तो उसको क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव जो कुछ भी है, साइन कन्वेंशन आप खुद के हिसाब से मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ भी अपने हिसाब से मान सकते हो साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो चलते हैं आगे, चल के हम देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो। यहाँ अगर हमने I3 इंटू द प्लेन को पॉजिटिव मान लो तो क्या होगा भाई, ये निगेटिव आ जाएंगे दोनों के दोनों, है ना। तो कुछ भी आप मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड हो रहा है। यहाँ देखिए मैंने क्लियर कट आपको वायर बताया, ये हमने वायर बताया है, और वायर की वजह से क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो कि हमने एक क्लोज लूप ले लिया। क्या ले लिया, क्लोज लूप, है ना। तो बोला कि इस लाइन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, या मैंने तीनों को ले लिया, या मैंने तीनों को ले लिया, चारों को ले लिया, जो भी लूप आपको लेना है लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले केस में जो हमने यहाँ पहले डायग्राम ड्रॉ किया था, इसमें क्या होगा, B डॉट dl क्लोज सरफेस में कितना आता, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट कितना है भाई, तो I1 माइनस I2। अपवर्ड को आप क्या मान लो, निगेटिव, और डाउनवर्ड को क्या मान लो, पॉजिटिव। तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। I2 माइनस I1 यहाँ हम सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे केस में यहाँ देखिए, ये इसी फॉर्मूले को हम लोग लिखेंगे, म्यू नॉट टोटल करंट कितना आ रहा है भाई, तो इनटू द प्लेन के लिए कौन कौन है, तो इनटू द प्लेन के लिए पॉजिटिव आ रहा है कितना, I2 माइनस I1 माइनस I3। लाइक दैट आप इसको भी समझ सकते हो। चारों हमने अगर लिया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट। तो क्या होगा भाई, है ना। तो टोटल करंट के लिए I2, है ना, पॉजिटिव मान लेते हैं I2, एंड सब बाद में सब क्या कर लेंगे, निगेटिव मान लेते हैं ना। ये टोटल करंट आता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का इजी मेथड है। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड। इट इज मोर कन्वीनियंट देन द बायोट-सावर्त लॉ इन स्पेसिफिक केसेस। कुछ ही स्पेशल केसों में हम लोग इस चीज का यूज करते हैं एम्पियर्स लॉ को, इसीलिए हमने आपको बता दिया पहले ही। ठीक है, हमने ये बता दिया आपको। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, बशर्ते क्या कंडीशन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द लूप रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखिएगा, जो लूप आपने लिया है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। इस कंडीशन को आप कभी मत भूलना। अगर आपको डिफिनेशन भी एग्जाम में पूछे या कहीं समझाना भी हो या समझना भी हो, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ई इज कांस्टेंट ऑलवेज, देन ओनली एम्पियर्स लॉ इज वैलिड। तो ही एम्पियर्स लॉ को वहां हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे एम्पियर्स लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। कहाँ करेंगे भाई, कहाँ करेंगे, तो उसका यूज हम लोग अब सोलेनॉइड में करेंगे, टोरॉइड में करेंगे, बहुत सारे जगहों पर करके मैग्नेटिक फील्ड को इजी वे में फाइंड करके कैलकुलेट करेंगे सिमेट्रिक बॉडीज के अलावा। ओके।